नहीं बताया था मैंने आपको। आज मैं आपको उस नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा अलग-अलग करके दिखाऊँगा कि कैसे नॉर्मल डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में एक्ट करता है बेटा, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं लेता हूँ नॉर्मल के, कैसे हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाएँगे कि कहाँ कैसे नॉर्मल लगता है। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं बेटा। ये मान लो हमारा ग्राउंड सरफेस है कोई और इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया एम, ठीक है बेटा? तो अब क्या हुआ, जो ब्लॉक का लोअर सरफेस है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया। ब्लॉक का लोअर सरफेस ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया, तो बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना, क्या होगा बेटा, नॉर्मल आएगा, दोनों सरफेसेस के बीच में नॉर्मल आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करूं, सेपरेट करके आपको दिखाऊं, मतलब क्या है, मतलब थोड़ी सी ब्लॉक को हमने ऊपर कर दिया बेटा और ग्राउंड के बीच में थोड़ा सा स्पेस हमने लगा दिया, ये ब्लॉक हो गया और ये ग्राउंड हो गया। तो इस ब्लॉक को पुश कर रहा होगा कौन, इस ब्लॉक को पुश कर रहा होगा ग्राउंड। So this is the normal reaction by the on the block due to the ground. Normal reaction on the block due to the ground. थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये जो एरो मैंने बनाया बेटा, ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द ग्राउंड। ग्राउंड ने क्या किया, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश किया, ठीक है। बिकॉज ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पेयर में आता है बेटा, हमेशा एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक, ठीक है ना। ग्राउंड ने ब्लॉक को ऊपर पुश किया और ब्लॉक ने ग्राउंड को नीचे पुश किया, और ये जो नॉर्मल यहाँ पर डेवलप हुआ बेटा, इसका उसके वेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वेट से मतलब वेट की वजह से नॉर्मल नहीं आया, नॉर्मल किसकी वजह से आया, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से आया। बोलो क्लियर हुआ। अगर हमने एक ब्लॉक को ग्राउंड पर रखा तो किस तरह से नॉर्मल एक्ट करेगा, समझ आया। यस सर। दोनों सरफेस एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, पुश पुश फोर्स होता है। अच्छा, चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसे नॉर्मल आएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हमने इसी ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया, ये एक ब्लॉक ऐसे रखा था, इसी के ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया। अब देखो बेटा, अब कैसे आएगा नॉर्मल रिएक्शन, कहाँ कहाँ आएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो, एक कांटेक्ट यहाँ पर है, एक कांटेक्ट यहाँ पर है, दो जगह कांटेक्ट है ना। एक कांटेक्ट इस पॉइंट पर है, एक कांटेक्ट इस पॉइंट पर है, दोनों जगह पर क्या है बेटा, कांटेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर हम इन दोनों ब्लॉक की बात करें, मान लो ये ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया और ये ग्राउंड हो गया जी, ठीक है। तो ए और बी की बात करें बेटा, तो ए और बी की बात करेंगे तो ये कुछ ए को मैंने ऐसे बनाया, तो ये हमारा हो गया ए, और इसी के नीचे मैंने बनाया बी, थोड़ा सा स्पेस दिखाया है जिससे मैं आपको फोर्स दिखा पाऊँ यहाँ पर। अब देखो बेटा, ए और बी के बीच में जो नॉर्मल लगेगा, कैसे लगेगा, ये जो ब्लॉक बी है ये ब्लॉक ए को ऊपर पुश कर रहा होगा, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल आएगा बेटा, ब्लॉक ए के ऊपर जो नॉर्मल आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और कौन लगाएगा बेटा, बी लगाएगा, ठीक है ना। ऑन ए ड्यू टू बी, ए बी लिखा तो ऑन ए ड्यू टू बी, और सिमिलरली ए इसको नीचे को पुश करेगा, तो ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है बेटा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पर बनाया समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। यस सर। अगर स्क्रीन क्लियर ना हो तो बताना। अब अगर यही ग्राउंड के बीच में भी हम थोड़ा सा स्पेस बना दे बेटा यहाँ पर, तो अब देखो क्या आएगा, ये ग्राउंड ब्लॉक बी को पुश कर रहा है, ब्लॉक बी को पुश करने वाला इधर से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू ग्राउंड, और सिमिलरली ये ब्लॉक बी ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक बी, ठीक है। दो जगह कांटेक्ट था, दोनों जगह पेयर में नॉर्मल आया। बी ने ए को पुश किया ऊपर को, ए ने बी को पुश किया नीचे को, ग्राउंड ने बी को पुश किया ऊपर को और बी ने ग्राउंड को पुश किया नीचे को। ए की वजह से ग्राउंड पर कोई नॉर्मल आया नहीं, क्यों नहीं आया बेटा, क्योंकि ए का कांटेक्ट ग्राउंड के साथ नहीं है। बी का जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, तो बी पर ग्राउंड की वजह से नॉर्मल आया। बी का कांटेक्ट ए के साथ है तो बी पर ए की वजह से नॉर्मल आया। मतलब जहां जहां कांटेक्ट होगा, जिन दो सरफेस का कांटेक्ट होगा बस वही नॉर्मल आएगा, और नॉर्मल हमेशा क्या होगा बेटा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जो जैसे यहाँ पर ये दोनों सरफेस है ना, तो ये एन बी ए जो है बेटा परपेंडिकुलर होंगे सरफेस के, और साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर ये है
कि जो नॉर्मल रिएक्शन ए और बी के बीच में लग रहा है वो इक्वल होगा। जितने फोर्स से ए ने बी को पुश किया उतने ही फोर्स से बी ने ए को पुश किया है। सिमिलरली नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड विल बी इक्वल टू, ये भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ठीक है ना, मतलब इन दोनों का म्यूचुअल नॉर्मल क्या होगा बेटा, सेम सेम। बी और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन सेम सेम, ए और बी का नॉर्मल रिएक्शन सेम सेम। ठीक है। हाँ ये और बात है कि एन ए बी जो है इसके बराबर नहीं होगा। ये मान लो इसको अगर मैंने N1 लिख दिया और इसको मैंने N2 लिख दिया तो वी कैन से N1 डज नॉट इक्वल टू N2। मतलब अलग अलग सरफेस पे अलग अलग नॉर्मल आता है, लेकिन पेयर में हमेशा क्या होता है बेटा, सेम आता है। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये सारे डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करते चलना बेटा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि भी 9th में इतना ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आगे 11th में जब आप जाओगे ना तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, इन दोनों ही डायग्राम में कोई दिक्कत कहीं पर? एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. चलो चलो ठीक है, फिर एक और बनाता हूं। ये देखो, ये ब्लॉक हो गया ए, ये ब्लॉक हो गया बी। अब इसमें बताओ बेटा कहाँ कहाँ नॉर्मल आएगा? सर ये कल कर लिया था। अच्छा ये कल हो गया था। अच्छा बेटा कितने लोगों को रिजॉल्व करना आता है? सर प्लीज। हाँ बेटा। सर कैन यू रिपीट? हाँ मैंने बोला कितने लोगों को फिजिकल क्वांटिटी को रिजॉल्व करना आता है? सर मुझे अभी भी सुनाई नहीं दिया। कैन यू रिपीट अगेन? सॉरी। फिजिकल क्वांटिटी को रिजॉल्व करना आता है आपको? No, sir. सर नो सर। ठीक, ओके चलो। तो ये जो मैंने आपको नॉर्मल का एग्जांपल दिया ये आपको समझ आ गया, ये आप बना लेना अपनी कॉपी में। अब मैं एक और चीज आपको सिखाता हूँ फिर बताता हूँ और नॉर्मल कैसे रख सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हाई पढ़ेंगे हम लोग, हमारे सिलेबस में जो नहीं है उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ उतना हम कवर करेंगे जितना आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नहीं जाएंगे बेटा। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाउ टू रिजॉल्व, हाउ टू रिजॉल्व फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, हाउ टू रिजॉल्व फिजिकल क्वांटिटी। अब बात ये आती बेटा रिजॉल्व करने का सबसे पहले मतलब क्या है ना, रिजॉल्व करते क्यों है, मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और आप उसको पुश कर रहे हो बेटा, मान लो आपने उसको पुश किया, इधर से एक फोर्स लगाया पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, ऐसे पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, ये ब्लॉक उस सरफेस पर मूव करेगा, ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा, आपने फोर्स लगाया। आप चाहो तो फोर्स को ऐसे लगा दो बेटा, ऊपर की तरफ से ऐसे, ऊपर की तरफ से इसको पुश कर दो, ऐसे पुश कर दो उसको, ठीक है ना, वर्टिकली। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो फोर्स है बेटा, या तो फोर्स हॉरिजेंटल है या तो फोर्स वर्टिकल है। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने इसी ब्लॉक पर कोई ऐसे फोर्स लगा दिया कुछ एंगल पर, फिर क्या होगा बेटा, सोचना इसको, समझना इसको। जब आपने क्या किया, पीछे से पुश किया तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ठीक है ना, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर से पुश किया तो क्योंकि बैलेंस है फोर्स तो कुछ नहीं होगा, बस उसके ऊपर वेट बढ़ता जाएगा। हाँ अगर ये जमीन थोड़ी कमजोर होगी तो अंदर धंस जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने फोर्स को कुछ एंगल पर लगा दिया, अब बताओ क्या ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है? नहीं है। क्या ये वर्टिकल है? नहीं है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के तिरछे में खींचोगे ना, ठीक है, मतलब ये हमारी, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे पकड़ के सीधे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के पुल करूंगा कि ये आगे आएगा,
उस तरफ पुल करूंगा तो ये इधर जाएगा, ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है बेटा, वर्टिकली अगर लगाऊंगा। अगर मैंने कुछ एंगल पर इसको थोड़ा सा ऐसे उठा करके ऐसे मूव कराऊं तो ये ऐसे ऊपर को हवा में जाएगा। बोलो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आपने फोर्स को कुछ एंगल पर लगाया, जब आपने गिरीश जी एक कोई लड़की थी पलक भारद्वाज, वो ज्वाइन नहीं कर पाई, देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, और रिजुल नाम का एक लड़का, उससे बात कर लीजिए, पिछली क्लास में भी नहीं आ पाया था वो। सर, ठीक है सर। आपका पुराना मीटिंग पासवर्ड वगैरह ट्राई कर रहे होंगे। नहीं बेटा, वो यहाँ आ जाते हैं लेकिन एंटर नहीं कर पाते। आईडी पासवर्ड तो सही रहता है, वेटिंग रूम में आ जाते हैं लेकिन एंटर नहीं कर पाते। सर आपने वो चेंज किया ना इस बार मीटिंग? नहीं, मेरी मीटिंग आईडी पासवर्ड तो मेरा हमेशा फिजिक्स ही रहता है बेटा, कैपिटल लेटर सर में। पासवर्ड सेम था लेकिन मीटिंग बदल गई थी। नहीं, मीटिंग आईडी भी सर सेम ही एक्चुअली में रहती ना है। वो ऐप अपडेट करने के लिए बोल दो ना बच्चों को। हाँ हाँ, तो रिजुल था और एक आज एक नई लड़की आ रही थी बेटा। तो क्या है यहाँ पर, अगर मैंने फोर्स को कुछ एंगल पर लगा दिया, ठीक है बेटा, अगर मैंने फोर्स को कुछ एक एंगल पर लगा दिया, तो अब देखो, अगर मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बस केवल आपको समझना है, ठीक है। अब आपने इस फोर्स को कुछ एंगल पर लगाया, एंगल तो सबको पता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो सबने पढ़ा है, एंगल सबको पता है। मान लो आपने इसको लगा दिया थीटा एंगल पर, इस ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाया कहाँ बेटा? थीटा एंगल पर। अब देखो इस फोर्स का क्या होगा ना, इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट इधर को भी जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर को भी जाएगा, दोनों डायरेक्शन जाएगा। क्यों जाएगा बेटा? क्योंकि इस फोर्स का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में भी आएगा, वर्टिकल में भी आएगा। हॉरिजॉन्टल में भी उसका इफेक्ट आएगा, वर्टिकल में भी उसका इफेक्ट आएगा। मतलब आप इस फोर्स को ऐसे समझ सकते हो कि ये फोर्स जो है दो फोर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये जो फोर्स है बेटा, वो दो फोर्स का कॉम्बिनेशन जैसा दिख रहा होगा। एक फोर्स जो इसको हॉरिजॉन्टली पुल कर रहा है, ठीक है, एक फोर्स जो इसको हॉरिजॉन्टली पुल कर रहा है, और एक फोर्स जो इसको वर्टिकली पुल कर रहा है, ठीक है। तो वही हम पता लगाएंगे कि इस फोर्स का जो दो इफेक्ट आ रहा है, तो मतलब इसके दो कंपोनेंट हो गए। दो इफेक्ट आ रहा है मतलब क्या हुआ बेटा? दो कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट कैसे हो गए, क्या हुआ इसका पता कैसे लगाएंगे बेटा? उसी को बोलते हैं रिजॉल्व करना, ठीक है। ये एक सिंगल फोर्स है, ये एक सिंगल फोर्स है, ठीक है बेटा। लेकिन इस फोर्स के कंपोनेंट दो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फोर्स तो अकेला है, लेकिन इफेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी आएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते हो ना? Yes, sir. हाँ। तो बेटा अगर आपने फोर्स केवल एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा, वाई एक्सिस के अलोंग लगाया तो वाई एक्सिस के अलोंग चलेगा। अगर आपने कुछ एंगल पर लगा दिया तब ये एक्स के अलोंग भी चलेगा, वाई के अलोंग भी चलेगा। तो इस फोर्स का कौन सा पार्ट एक्स के अलोंग उसको लेकर जाएगा, इस फोर्स का कौन सा पार्ट वाई के अलोंग लेकर जाएगा, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। और कंपोनेंट कैसे निकालते हैं बेटा? रिजॉल्व करके। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? रिजॉल्व करके, ठीक है। अब रिजॉल्व कैसे करते हैं? रिजॉल्व ऐसे करेंगे बेटा, जैसे मान लो आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने अपना हाथ बनाया और यहाँ पर किया है, तो बोर्ड पे इसकी इमेज बन रही ना, है ना? आपको इसकी परछाई दिख Yes, रही sir. है? Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी लाइट थोड़ा सा ऊपर को लगी है, तो लाइट तिरछे में आ रही है। मेरा हाथ बिल्कुल सीधे है लेकिन इमेज कहाँ बन रही है? नीचे बन रही है। नीचे दिख रहा होगा, स्पेस दिख रहा होगा आपको ना, क्योंकि लाइट तिरछे में आ रही है। तो इसकी एक इमेज बन रही है। हाथ का जो इमेज यहाँ बोर्ड पर बन रहा है ना, यही इस हाथ का कंपोनेंट है बेटा, ठीक है ना? यही इस हाथ का क्या हुआ? कंपोनेंट हुआ। वो कंपोनेंट जो बोर्ड के ऊपर है। जस्ट फील लेने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको बस ये फील करना। ऐसे ही ये फोर्स है, अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहो तो आप क्या करो, यहाँ पर बिल्कुल मान लो आप ये पता लगाना चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या है, तो आप क्या करोगे बेटा? वर्टिकल डायरेक्शन से लाइट इंसिडेंट कराओ। ऐसे मान लो आपने लाइट डाली, और बस ध्यान ये रखना कि वो लाइट एकदम परपेंडिकुलर आए उसके, बिल्कुल परपेंडिकुलर भी आपने लाइट डाला। जैसे ही आप इसके ऊपर लाइट डालोगे, इसकी एक परछाई बन जाएगी तुरंत। एक परछाई बनेगी कहाँ बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। एक परछाई ऐसे बन जाएगी सीधे यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आएगी। यहां से लेकर यहां तक इसका इमेज बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो बेटा। Yes, sir. यहां से लेकर यहां तक इसका एक इमेज बन जाएगा।
इसको बोलते हैं बेटा इसका x कंपोनेंट एफ एक्स, इसको बोलते हैं इसका x कंपोनेंट। अगर आपको इसका y कंपोनेंट चाहिए, मतलब y एक्सिस पर इसकी परछाई कहाँ कितनी लंबी बनेगी, वो उसका y कंपोनेंट होगा बेटा। तो मान लो हमने ये y एक्सिस को थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दिया, बस ध्यान ये रखना उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट पर बनाना है। हमने ये ऐसे कर दिया। अब क्या करो, अपनी लाइट को इधर से फेंक दो, इधर से, बस ध्यान क्या रखना है, परपेंडिकुलर लाइट आनी चाहिए। ये आपने इधर से लाइट फेंक दिया। अब इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, कहाँ, y एक्सिस पर बनेगी। y एक्सिस पर कितनी लंबी इमेज बनेगी बेटा इसकी, तो यहाँ से एक इस फोर्स के हेड से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर डालो, तो ये पूरी की पूरी लेंथ जो बनेगी बेटा, ये वाली लेंथ, ये इसका y कंपोनेंट हो जाएगा बेटा। ये इसका हो गया y कंपोनेंट। आई बात समझ में? बेटा समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो जब ये फोर्स कुछ एंगल पर हुआ ना, तो इस फोर्स की एक परछाई x एक्सिस पे बनेगी, एक परछाई y एक्सिस पर बनेगी। जो x एक्सिस पे बना वो x कंपोनेंट हुआ, जो y एक्सिस पर बना वो y कंपोनेंट होता है। यही हो गया बेटा क्या, कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, अब जब आपने इस फोर्स को एंगल पर लगाया ना, कुछ एंगल पर लगाया, तो इस फोर्स का जो Fx है वो इसको हॉरिजॉन्टल ले जाएगा x के अलावा, जो Fy है वो इसको वर्टिकल ले जाएगा। ठीक है, और आपको दिखेगा कैसे, रियल में कैसे दिखेगा ये, ठीक है, रियल में आपको कैसे दिखेगा बेटा, सचमुच का जब चलता हुआ देखोगे आप, तो ये आपको ऐसे चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, इस लाइन के अलावा ऐसे चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल में ये ब्लॉक आपको कैसे चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, ऐसे हवा में उड़ता हुआ ऐसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे, उसी लाइन के अलावा। ठीक है ना, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एक फोर्स इसको आगे को ले जा रहा है, एक फोर्स इसको ऊपर को ले जा रहा है, तो ये आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, एक साथ ही आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ये Yes, जो मैंने sir. यहाँ पर Fx और Fy लिखा बेटा, इसी को बोलते हैं रिजॉल्व करना। इसको क्या बोलते हैं, रिजॉल्व करना। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आ गया। आप किसी भी चीज को किसी भी लाइन के अलोंग रिजॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग रिजॉल्व किया। खैर अलोंग कैसे, वो अभी हम आगे बात करेंगे। अब आप मुझे पहले ये बताओ, क्या आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में सुना है, जानते हो, पढ़ा है? Sir, सुना है. सुना है सब लोगों ने? Yes, sir. ओके बेटा, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ये जो हमारा Fx आता है ना, ये Fx होगा जो फोर्स आपने अप्लाई किया, जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया वो वाला फोर्स इनटू कॉस थीटा, इनटू कॉस थीटा। जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, जैसे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या आएगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है बेटा, और वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ क्या आएगा, एफ इंटू साइन थीटा। वर्टिकल के साथ आएगा साइन, हॉरिजॉन्टल के साथ आएगा बेटा कॉस थीटा, वर्टिकल के साथ आएगा साइन। मतलब जिस लाइन के साथ वो एंगल बना रहा है उधर पर आएगा कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर आएगा साइन थीटा। थोड़ा सा पढ़ा था, चलो कोई बात नहीं बेटा, मैथमेटिक्स वाले सर को बोलना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएं थोड़ी सी, ठीक है ना, एक्स्ट्रा में, क्योंकि शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में पढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो चलो बेटा, क्या आपको समझ में आया रिजॉल्व कैसे किया मैंने? सर एक बार फिर से बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते। देखो बेटा, यहाँ पर फोर्स लगा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लगा है ना, तो उस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, मतलब उस फोर्स का दो पार्ट है बेटा, एक पार्ट जो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, एक पार्ट जो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में लेकर जा रहा है ना, मतलब जो फोर्स आपने अप्लाई किया उसके दो कंपोनेंट है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट हो गए। और अगर दो कंपोनेंट हो गए बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट सर tan थीटा तक पढ़ा है, चलो अच्छी बात है। तो अब ये जो दो कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं बेटा, Fx, F cos थीटा, Fy, F sin थीटा, ये दो कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं ना बेटा, मतलब Fx इसको हॉरिजॉन्टल ले जाएगा, Fy इसको वर्टिकल ले जाएगा। दिखेगा आपको कुछ और फील लेना है कुछ और। दिखेगा कैसे, ये ब्लॉक ऐसे जाएगा इस लाइन के अलॉन्ग, दिखेगा ऐसे, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इसको x के अलॉन्ग ले जाए, एक कंपोनेंट y के अलॉन्ग ले जाए। जो कंपोनेंट इसको x के अलॉन्ग ले जाए वो कितना है, सवाल ये उठता है, वो है कितना।
तो जिसके साथ एंगल बनाता है ना बेटा, ये जो आपको फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स दिया गया है, तो फोर्स जो है जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है ना, उस लाइन के अलोंग आता है एफ कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके अलोंग आएगा बेटा क्या, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा बेटा, साइन थीटा। तो एफ फोर्स आपने लगाया तो इधर आया एफ कॉस थीटा, और इधर आया वर्टिकली अपवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। बोलो बेटा समझ आया? यस सर। अच्छा समझ आया तो जल्दी से बताना। मान लो अगेन यहाँ पर कुछ ये फोर्स लगा दिया मैंने, ये लगाया बेटा, ठीक है ना। मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसने इसके साथ एंगल बनाया बेटा, थीटा एंगल बनाया। तो चलो बताओ ए बी के अलोंग कितना आएगा कंपोनेंट और ए सी के अलोंग कितना आएगा कंपोनेंट, रिजॉल्व करो बेटा। ए बी के अलोंग कितना आया बेटा, सर tan थीटा। tan कहां से आ गया बेटा, या तो साइन आ गया या तो कॉस आएगा। सर सर वो सना और गिरीश की सना और सबा से भी बात करिएगा ना, वो अभी ज्वाइन किए थे शायद, अभी इसमें क्लास में है नहीं। हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे थे आप? सर मुझे सर ऐसे ढूंढते कि cos थीटा होता क्या है? कॉस थीटा होता क्या सर चलो थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझाऊं आपको, हाँ, क्योंकि इसको समझाए बिना ये समझा पाना मुश्किल है। ठीक है चलो बेटा समझाता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो? यस सर। अब मैं थोड़ी देर आपसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा। मतलब ये जो हमारा टॉपिक है बेटा इस वीक चलेगा, और इस वीक के बाद जब अगले वीक में हम पढ़ेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को है हम यहाँ पर। अब सर मैथ इसका भी tan पढ़ेंगे। cos थीटा है। हाँ बिल्कुल बेटा कॉस थीटा है, ये जिसने भी मुझे आंसर दिया है सही दिया है, कॉस थीटा तन्मय का सही है, दिव्यांश का भी सही है। ठीक है तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना होता है? वैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री का भी नाम सुना ही होगा अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल सुना है। यस सर। क्या होती है बेटा ट्रिग्नोमेट्री? सर बस ट्रिग्नोमेट्री क्या नाम होता सुना है? है। अच्छा नाम सुना, अच्छा, देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी ट्रायंगल के साइड में और एंगल में क्या रिलेशन होता है। अगर आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है तो अगर मैं कोई एक ट्रायंगल बनाऊं तो उसमें 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं ना बेटा। ऐसे मान लो अगर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, तो 3 साइड है, ए बी है, बी सी है, ए सी है, 3 साइड हो गए। और इसमें 3 एंगल भी होता है बेटा, देखो ये 3 एंगल भी है, ए बी सी, 3 एंगल भी है ना। अगर इसको अल्फा बीटा गामा ऐसे लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा बेटा एंगल को रिप्रेजेंट करने की आता है। तो किसी ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री हमें ये बताता है कि हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द ट्रायंगल। बात समझ में आई ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? समझ आई बेटा? सर relation between angle and side of a triangle। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई ट्रायंगल दिया है तो उसकी साइड में और एंगल में क्या रिलेशन है, कौन सा रिलेशन बनेगा, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे काम का जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा। ठीक है, बाकी आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बाकी बाकी ट्रायंगल के बारे में।
तो अगर मान लो बेटा मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इस कंसेप्ट का यूज तो हमारे एंशिएंट पीपल थे ना बहुत करते थे, ठीक है। इवन आज भी कंस्ट्रक्शन में इसका यूज बहुत होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का एलिवेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपने पढ़ा है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है बेटा। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया और मान लो ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है बेटा, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीन एंगल हैं, एक 90 डिग्री है, एक थीटा है, एक अल्फा है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आपने अभी सुना है कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है? सुना है? यस सर। सबको पता है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज? यस सर। देखो बेटा थीटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द थीटा। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है बेटा? पी आर। बेस क्या है बेटा? पी क्यू। और हाइपोटेन्यूज जो लॉन्ग साइड होती है। अल्फा, अल्फा को मैं रेड से लिख रहा हूं और फिर इसके लिए आइडेंटिफाई करूंगा कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। तो अल्फा बेटा देखो, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, और हाइपोटेन्यूज ये। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है बेटा, वो होती है क्या? परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? यस सर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के ठीक सामने वाली साइड, थीटा के ठीक सामने क्या है बेटा? पी आर। तो परपेंडिकुलर हो गया थीटा के लिए। अल्फा के सामने क्या है? पी क्यू। तो परपेंडिकुलर अल्फा के लिए क्या होगा बताइए? ठीक, सर व्हाट अबाउट द 90 डिग्री एंगल? क्या बेटा? 90 डिग्री एंगल बेटा 90 डिग्री के लिए नहीं निकालते, 90 डिग्री हमारा फिक्स है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 फिक्स है। We will talk about theta and alpha only because 90 is fixed. There will be variation in theta and alpha only. अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हो तो उसमें एक 90 डिग्री आएगा ही आएगा और वो फिक्स रहेगा, तो उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। बाकी जो दो एंगल बन रहे हैं उसके बारे में बातचीत होगी, ठीक है। ओके सर। देखिए बारिश शुरू हो गई, एक सेकंड बेटा। तो ठीक है बेटा, अल्फा और थीटा के बारे में बातचीत होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जो मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें कुछ रेशियोज बताए बेटा, कुछ एक पर्टिकुलर, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो बचपन में सबसे पहले आपको एबीसीडी सिखाई जाती है ना, कि बेटा ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। जब आप उसको जान जाते हो तब आप जो है वर्ड्स लिखना शुरू करते हो, सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हो। बेसिक क्या हुआ बेटा? एबीसीडी। अब आप किसी से ये नहीं पूछ सकते हो ना कि ए को ऐसे ही क्यों बनाते, अगर कोई आपसे पूछे कि ए को ऐसे ही क्यों बनाते हैं, आप बता ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये बेस होता है बेटा ना, एक बेस हमेशा बनाया जाता है। तो ऐसे ही जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने हमें कुछ सजेस्ट किया रेशियो के बारे में, कुछ एक रेशियो बताया, और वो रेशियो टोटल हमारे पास थे 6। टोटल कितने रेशियो होते बेटा? 6 रेशियो। एक होता है बेटा साइन, एक होता है बेटा कॉस, एक होता है टेन। अब 6 मैंने नाम ले लिया तो लिख देता हूं, ऐसे जरूरत क्यों नहीं है। फिर एक होता है बेटा सेक, एक होता है कोसेक, और एक होता है कॉट। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होते हैं, ये रेशियो होते हैं, ठीक है। अब साइन को क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला अगर मैं बोलूंगा साइन तो आप समझोगे कि मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझे बेटा? अगर मैं बोलूंगा साइन तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अगर मैंने बोला कॉस तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अगर मैंने बोला टेन तो ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अगर मैंने बोला सेक तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो। अगर मैंने बोला कॉसेक तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो। अगर मैंने बोला कॉट तो ये हो गया बेटा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो इस तरह से हमें सबसे पहले एक बेस बना के दिया गया
साइन का मतलब है कि रेशियो निकाल रहे हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, कॉस का मतलब हो गया बेस और हाइपोटेन्यूज का, tan का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और बेस का। मतलब आप क्या करो बेटा, रेशियो निकाल दो। कुछ बात समझ में आई क्या? यस Yes, sir. सर। तो साइन क्या है, कॉस क्या है, tan क्या है, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। साइन एक रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। कॉस एक रेशियो होता है बेटा बेस और हाइपोटेन्यूज का, tan परपेंडिकुलर बेस का। ये तीन याद रखो, बाकी की नॉलेज के लिए रखते रहो, आगे चल के काम आएगा। अब बेटा क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो हमें साइड तो मिल गया, एंगल तो मिला ही नहीं। साइड तो मिल गया, एंगल तो मिला ही नहीं। एंगल कैसे ले आओगे आप? अब ये भी तो देखें कि भाई थीटा के लिए परपेंडिकुलर अलग है, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर अलग है। तो मतलब इस साइन के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो। तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा, तो मतलब मैंने क्या बोला, मतलब मैंने बोला आपको पता लगाना है पी आर, या पी आर इसको एबीसीडी लिख देता हूँ, ज्यादा पीपी हो जाएगा तो कंफ्यूज हो, ए बी सी, ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे क्या, ए सी अपॉन बी सी। अगर मैंने थीटा लिखा तो साइन थीटा हो गया ए सी अपॉन बी सी। बोलो बात समझ में आई? फॉर अ गिवन ट्रायंगल, बोलो बेटा। यस सर। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? भाई मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला साइन रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। अब बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो दो परपेंडिकुलर होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो, है ना। तो अगर मैंने थीटा की बात किया तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा लिखा हमने, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, बीसी। हम लिखेंगे एसी अपॉन बीसी। अगर मैं यहाँ पर लिखता cos थीटा, तो थीटा के लिए बेस क्या है, ए बी, तो मैं लिखता ए बी अपॉन बी सी। बोलो बात समझ में आ रही है? समझते जाना बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। tan थीटा बोला बेटा मैंने, tan थीटा हो गया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसके लिए बेटा, थीटा के लिए। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, बेस क्या है, ए बी। क्या लिख दोगे, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है ना। बाकी आप लिख सकते हो खुद। बोलो बेटा समझ आया? यस सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं चलो बताओ बेटा साइन अल्फा क्या है, तो उसी ट्रायंगल के लिए साइन अल्फा बताओ। सर ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, श्योर? Sir, sir, sin alpha के लिए ए बी अपॉन बी सी। बिल्कुल करेक्ट, ए बी अपॉन बी सी। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देता, और हाइपोटेन्यूज सेम है, वो नहीं बदलेगा। क्या बदला, परपेंडिकुलर। अब अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी, तो ए बी अपॉन बी सी। अगर मैं बोलता कॉस अल्फा बताओ बेटा, तो आप क्या लिखते बेटा? सर सी ए अपॉन सी बी। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, समझ लेना, ये दोबारा आपको मैथ वाले सर ही बताएंगे, वो कोई पता नहीं कब। एसी अपॉन एलसीबी, बिल्कुल बेटा सही है। बात समझ में आएगी क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्यों यस भैया? सर। चलो अब ये आपको समझ में आ गया। अब इसके साथ साथ अब इतना समझ लिया है तो एक वैल्यू भी सीख लेते हैं, क्योंकि अब इसको इतना समझ लिया है तो उसको यूज भी करेंगे बेटा। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ और आपको वो टेबल याद रखनी है, ठीक है। चलिए ये सारे पॉइंट्स आप जो है नोट कर लीजिएगा अभी के लिए कहीं अलग से, मतलब अपनी फिजिक्स की कॉपी में ही कहीं पर भी नोट कर लेना। मैंने हटा दिया, आपने नोट किया था कि नहीं? सर कर लिया था। चलो अब हम आपको एक टेबल बताएंगे बेटा कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए, और फिर मैं आपको वहां पर और भी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी बातें ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज। देखो बेटा टेबल क्या है, मैं कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए बनाऊंगा। एक हो गया 0 डिग्री, एक हो गया 30 डिग्री, एक हो गया 45 डिग्री, एक हो गया 60 डिग्री, और एक हो गया 90 डिग्री, ठीक है बेटा। ये मैंने 5 एंगल लिखे, और इन पांचों एंगल के लिए हम वैल्यूज निकालेंगे। किसका, मान लो हमें साइन निकालना, साइन किसका, साइन 0,
साइन 30, साइन 45 कैसे निकालें, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है बेटा 1। अब ये मत पूछना ये आया कहां से, क्योंकि फिर मुझे पूरी मैथमेटिक्स पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना, और वो अभी मैं कर नहीं सकता, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैथ का नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन याद करने का तरीका बता सकता हूँ। याद करने का तरीका क्या है बेटा, आपको ये जो एंगल्स दिए हैं इसको नंबरिंग कर दो, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड कर दो बेटा, 4 से सबको डिवाइड कर दो, ठीक है, और फिर ले लो सबका अंडर रूट, यही हो गया साइन की वैल्यू। याद करना मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ हमने 5 एंगल लिखे यहाँ पर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बेटा, ठीक है ना। अब सबको क्या करो, 0 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर दो, सबको 4 से डिवाइड करके अंदर रूट ले लो, साइन की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो अगर मैं बोलूं कि साइन 0 कितना है, आप बोलोगे 0, साइन 30 कितना है 1/2, साइन 45 कितना है 1/√2, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यस सर। ओके, चलिए, cos थीटा 30 √3/2, यस बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब जब आप cos की बात करोगे ना बेटा, तो cos के केस में क्या हो जाएगा, cos 0 होता है 1, 30 होता है √3/2, बस इसी को पलट के लिख देना है, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। आया कहां से ये नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब क्या है ये जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। पहले बताओ, ये सारी वैल्यू जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखी है आपको समझ में आ गया, साइन और कॉस का लिख दिया, यही काफी आपके लिए, बाकी आपको मैथ वाले सर बताएंगे। लिखने के लिए सकता, लेकिन कोई फायदा नहीं, कभी यूज नहीं करूंगा मैं फिजिक्स में। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। सर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो क्लियर नहीं है कि कैसे आया या फिर कहाँ पे है, क्यों बना ऐसे, ऐसे क्यों नहीं, ढूंढते हैं या वो मैं क्लियर कर दूंगा बेटा, मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मैं इसको डेराइव नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन छोड़ूंगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखूंगा बेटा आपके दिमाग में। पहले ये जो टेबल बनाई ये आपने नोट कर लिया कि नहीं, ये बताओ। सर कर लिया है। चलो, अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये जो हमने आड़ा तिरछा लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब क्या है, देखते बेटा। एक हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा, ये हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो गया हमारा थीटा बेटा, ये हो गया ABC। अगर मैं बोलूं थीटा है 0, ये शायद मैंने सोलर वाले बच्चों को पढ़ाया था क्या ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सोलर वाला कौन कौन है, नित्या है और कौन है, समर्थ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने सोलर में पढ़ाया था, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा देखो ये क्या हो गया थीटा। अब अगर मैं बोलूं ये थीटा 0 हो गया, मैं बोलूं ये थीटा 0 हो गया, इसका मतलब क्या है बेटा, थीटा 0 होने का मतलब ये जो BC है वो AB के ऊपर आ गया, बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ये है देखो ऐसे, अभी इनके बीच में कुछ एंगल है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो ऐसे, बिल्कुल पैरेलल एंगल हो गया 0। बोलो बात समझ में आई। ये सर। अगर थीटा 0 हो गया तो AC कितना हो गया, खत्म, AC हो गया 0। ये सर। AC आ गया A के ऊपर ना, तभी तो थीटा 0 हुआ, AC हो गया 0। अच्छा बेटा, साइन थीटा आपने पढ़ा था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन 0 आपने लिखा तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 0, 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा 0। 0। हाँ, ये सर। तो साइन 0 0 क्यों होता है ये मैंने बता दिया, डिराइव करना आपको मैथ वाले सर बताएंगे क्यों होता है बेटा, क्योंकि जब आप साइन 0 की बात करोगे तो परपेंडिकुलर गायब हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। cos 0 1 क्यों है बेटा, cos 0 1 क्यों है, cos 0 1 किस लिए है, क्योंकि cos 0 जब करोगे तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज बेस के ऊपर आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और दोनों ही हो गए बराबर, BC अपॉन AB, और ये दोनों बराबर है, हो गया 1। बोलो समझ आया। यस सर। अच्छा, अब अगर मान लो ये थीटा हमारा जो है 0 ना होकर के बेटा
कितना हो जाए 30, ठीक है ना। अगर ये थीटा हो जाए 30, तो आपने पढ़ा कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है बेटा 1/2। आपके पास प्रोटेक्टर होगा घर पे, है ना, स्केल भी Yes, होगा sir. आपके पास। आप एक काम करना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना बेटा, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को मान लो आपने बना दिया, मान लो 2 सेंटीमीटर का, या तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बना देना 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज को बना देना बेटा कितना, बीसी जो है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। आप परपेंडिकुलर बनाना 5 सेंटीमीटर का और हाइपोटेन्यूज बनाना 10 सेंटीमीटर का, और फिर इसको ज्वाइन करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना। ये बस इसको ज्वाइन कर देना, बस ये ध्यान रखना है 90 डिग्री, और फिर बैठ के प्रोटेक्टर से मेजर करना, ये हमेशा आपको 30 डिग्री ही मिलेगा। अगर आपने एबी को 5 सेंटीमीटर, एबी क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, एबी बेस बेटा, सॉरी एसी, साइन की बात कर रहा हूँ मैं। एसी को आपने बनाया कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, और बीसी को ड्रॉ करना कितना 10 सेंटीमीटर, और बी से ए पर एक परपेंडिकुलर खींच देना, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान रखना। और फिर जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे ये वाला एंगल ना, आपको मिलेगा 30 डिग्री। फिर आप इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करना, फिर से कैसे रिपीट करोगे, फिर से किसके लिए रिपीट करोगे, एसी को बनाना 7 सेंटीमीटर और बीसी को बनाना 14 सेंटीमीटर, फिर से मेजर करना, फिर से एंगल 30 डिग्री मिलेगा। फिर आप, आपकी मर्जी, आप चाहो तो एसी को 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना और बीसी को 20 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना, और फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट कर देना, फिर ये वाला एंगल 30 डिग्री आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप कोई एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल आप बना रहे हो जिसमें एसी मतलब परपेंडिकुलर और बीसी मतलब हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो 1/2 है, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आपने 1/2 बनाया, तो ये जो एंगल मिलेगा बेटा ये हमेशा 30 डिग्री मिलेगा। साइन 30 + 1/2 का मतलब ये होगा। बोलो समझ में आया? यस सर। गॉट इट? यस सर। सर अभी कर रहा हूँ मैं ड्रॉ चेक कर रहे हो करके अभी? देखूंगा। यस सर। अभी ड्रॉ कर रहे हो? यस सर। ठीक है, मेरे पास कोई, आप लोगों के मोबाइल में टाइम चल रहा होगा सही, मेरे लैपटॉप में टाइम आगे पीछे रहता है तो मुझे समझ नहीं आता। चलो, हाँ, बात कर रहा था मैं किसकी, इस बात। तो मैंने बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया था, अब मैं क्वेश्चन को और अच्छे से दे सकता हूँ, रिजॉल्व करने की बात कर रहा था। अब आपको समझ में आई क्या होगा भाई, जब आप यहाँ से मान लो ये वाला डायग्राम अभी आपके सामने बना हुआ है, आपने जब इसका क्या निकाला बेटा, कंपोनेंट निकाला, तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना जिसका हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, एफ है। अब ऐसे भी मैं आपको आराम से समझा सकता हूँ, देखो एक हमने ये बनाया, हमने बोला ये पूरा एफ है, अब इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के कंप्लीट करने में, अगर मैंने इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया बेटा, ए बी सी लिख दिया, तो आपको पता है इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ए बी है, अभी अभी तो समझाया आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए बी है, वर्टिकल कंपोनेंट बी सी है, यही बात हुई ना बेटा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लीजिए एंगल थीटा है अगर, तो आप क्या लिखोगे बेटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC। अब AB आपका है फोर्स अलोंग x एक्सिस, AC आपका फोर्स है, तो Fx कितना आ गया बेटा, F cos थीटा आ गया। बोलो बात समझ में आई? यस सर। सबको समझ में आया ना? मिस्टर समर्थ गुप्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है? समर्थ जी, देखो बेटा धोखा नहीं देना, हमको पता चला घर पे एक फोर्स हमने 20 न्यूटन का अप्लाई किया है ब्लॉक पे 30 डिग्री पर, तो उस फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा है, ये बताना है।